Hello everyone, welcome back. In this video, we'll give you an introduction to Bohr's model. Bohr's model marks a step towards Schrodinger's model, which is the modern and the most advanced model of an atom and the most accepted atom model also. But if we don't understand Bohr's model, we won't really understand Schrodinger's model also. So this is very important. बोहर के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं अगर उसके मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया है? बिकॉज बोहर वॉज अ जीनियस. बोहर वेरी सिंपली इन वेरी सिंपल हाई स्कूल मैथमेटिक्स उसने एक एटम के इलेक्ट्रॉन का रेडियस, उसकी वेलोसिटी, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पता नहीं क्या क्या उसने सिंपल हाई स्कूल मैथमेटिक्स को यूज़ करके निकाल दिया. एंड इसी कारण हम बोहर की मैथमेटिक्स यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं कि हम खुद भी निकाल सकते हैं रेडियस. जबकि बोहर से पहले जो प्लम पुडिंग वगैरह था उसमें वो बहुत ही फालतू थे, इसलिए हमने उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करी नहीं. स्क्रॉडिंजर वाला जो आएगा इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स दैट वो हमारी औकात में नहीं है. ठीक है, सो फॉर स्क्रॉडिंजर्स मैथमेटिकल मॉडलिंग वी डिस्कस दैट इन यूनिवर्सिटी लेवल is what my teachers have told me. But बोहर का मैथ was very simple, very basic, and उसने जो जो चीज़ें बताई उस टाइम के लिए that was very precise and very correct. ठीक है, so we'll start with बोहर्स model of an atom. तो बोहर ने एक एटम को 2D में ही इमेजिन करा, जस्ट लाइक वी ड्रॉ इट ऑन अ पेपर. बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, शेल्स जिसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इस तरह से ही बोहर ने एक एटम को इमेजिन करा. आप कहोगे और कैसे इमेजिन कर सकते हैं? तो इफ़ यू नो, स्क्रॉडिंजर ने आगे जाके उस एक एटम को 3D में इमेजिन करा, विच वील ऑल्सो मेक अ वीडियो अबाउट. बट फॉर नाउ, फॉर बोहर्स मॉडल उसने 2D में इमेजिन करा और उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी शेल्स में रहते हैं. नाउ व्हाट आर दीज एनर्जी शेल्स? इमेजिन देयर इज एन इलेक्ट्रॉन हेयर. ये जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस की विसिनिटी से बाहर है. न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इस डिस्टेंस को बोल देते हैं इन्फिनिटी. तो अगर मैं कहूँ कि एक इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, मतलब वो इस न्यूक्लियस की विसिनिटी से बाहर है, तो एज अ रेफरेंस पॉइंट अब हम यहाँ की एनर्जी तो बता नहीं सकते, लाइक हमारे पास कुछ है नहीं कि हम एनर्जी बताएं यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की कितनी है, पर हम कह देते हैं एज अ रेफरेंस इसकी एनर्जी है 0 जूल. ये जूल नहीं, मतलब 0. ठीक है, बाय बिकॉज लाइक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी तो यही होता है. ग्राउंड पे 0 है पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम कहते हैं कि बढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी. ग्राउंड पे 0 है, ये हमें कैसे पता? ये हमने एक रेफरेंस पॉइंट लिया जिससे हम बाकी सारी वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं. सिमिलरली हमने इन्फिनिटी पे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को 0 बोला, बट एक इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन बहुत ही अनस्टेबल है. जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, ये जो न्यूक्लियस है इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा. एंड अट्रैक्शन से बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्शन से एनर्जी लूज होती है. जब भी कोई दो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं एनर्जी उनकी कम होती है, एंड एनर्जी कम होना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना. सो अट्रैक्शन लीड्स टू स्टेबिलिटी. तो जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसकी एनर्जी लूज होगी और स्टेबिलिटी गेन होगी. बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पर अगर 0 है, पास आते हुए जो इसकी एनर्जी है वो नेगेटिव ही हो जाएगी. यहाँ पर कुछ नेगेटिव, लेटर से -1 हो गई, यहाँ पर -2 हो गई, यहाँ पर -3 हो गई. मैक्सिमम एनर्जी बोलते हैं हम इसको, क्योंकि ये तो नेगेटिव. मैथमेटिकली अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ है? इसमें 0 पे. और सबसे कम कहाँ है? यहाँ पर. बट अगर नेगेटिव साइन हटा दे तो मैक्सिमम कहाँ है? 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, है ना. इसका मतलब जो 3, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखें और माइनस को ना देखें, तो न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है.
तो ये हो गए एनर्जी लेवल्स, इन सबको बोल दिया एनर्जी लेवल। जो -2 मैंने इस शेल की वैल्यू दी है, ये इस एनर्जी लेवल की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर ये यहाँ पर मैंने एक लाइट फेंकी इस इलेक्ट्रॉन पे और ये यहाँ जंप करा, तो इसको कितनी एनर्जी मैं दूँ कि वो यहाँ आ जाए, इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस जितनी, -2 -3, तो क्या हुआ -2 + 3 विच इज़ 1। तो मैं अगर -3 में -3 पे इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है उसको 1 जूल एनर्जी दूंगी तो वो -2 पे आ जाएगा। दिस इज हाउ एक्साइटेशन वर्क। लाइक लास्ट वीडियो में वी डिस्कस स्पेक्ट्रम में क्या हो रहा था, हम लाइट फेंक रहे थे और एक्साइट हो रहा था, कितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा था, जितनी इन दोनों की डिफरेंस है। अगर एक और शेल है तो इन दोनों की डिफरेंस या इनकी डिफरेंस, उस हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो जंप मारेगा। ये तो हो गई बेसिक बात। तो दिस इज हाउ बोहर इमेजिन्ड इट। अब बिफोर वी स्टार्ट द मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बोहर्स मॉडल, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम होता है mv, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ये याद करना, ये फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि mvr क्यों है। r इज द रेडियस, एक सर्कल में मूव कर रही हुई चीज़ का जो मोमेंटम होता है वो उस रेडियस पे भी डिपेंड करता है, तो उसका mvr होता है। जबकि ये है लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होता है mv, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr। पर बोहर ने इसको कर दिया क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, पैकेट्स में कन्वर्ट कर देना। लाइक अगर मैं आपसे मांगूँ 12 AMU कार्बन तो आप मुझे दे दोगे, क्योंकि एक एटम का मास 12 AMU होता है। अगर मैं आपसे 2 एटम मांगूँ तो आप मुझे 24 AMU का कार्बन दे दोगे। पर अगर मैं आपसे 2 AMU का कार्बन मांगूँ तो आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि 2 AMU का कार्बन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 0 से 12 के बीच में कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, 12 से 24 के बीच में भी कोई कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज एक एटम है 12 AMU, दूसरा एटम है 24 AMU। उसके बीच की वैल्यू अगर मैं मांगूँ तो आप दे ही नहीं पाएंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ मास ऑफ कार्बन। सिमिलरली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा, फोटॉन्स के बारे में पढ़ा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए वो एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, 2 नहीं कर सकता, आधा नहीं कर सकता, एक ही करेगा, ठीक है। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बोहर ने क्या करा, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम कहा। उसने कहा mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, वेयर n इज इक्वल टू शेल नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर, n इज इक्वल टू शेल या ऑर्बिट नंबर। अब ये क्वांटाइजेशन कैसे हुई, बिकॉज शेल और ऑर्बिट नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3 4। अगर शेल 1 है तो mvr क्या हुआ, h/2π। अगर शेल 2 है तो n की जगह 2 डालेंगे तो 2h/2π, 3 है तो 3h/2π, 4 है तो 4h/2π। अगर मैं आपसे 2.5h/2π मांगू, 2.5h/2π, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। Why does it not exist? Because इस वैल्यू का n ही नहीं है। तो जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज हैं वो ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ h/2π पे ही एग्जिस्ट करती हैं। 2.5 मांगू, 3.1 मांगू, नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 2 3 4 5 h/2π मिलेगा। h/2π कहाँ से है? सो इफ आई टेल यू, उस टाइम के जो साइंटिस्ट कम्युनिटी थी उन्होंने भी पूछा बोहर से कि h/2π कहाँ से आया, तो वो कहता कि आई विल नॉट टेल यू। सो ही उसने गेट कीप करा कि ये उसको कहाँ से पता लगा nh/2π, बट हम आगे जाएंगे तो हमें खुद आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से पता लगा। तो क्योंकि उसने नहीं बताया कि nh/2π कहाँ से आया, पर लोगों ने फिर भी मान लिया बिकॉज इट प्रिसाइजली एक्सप्लेन्ड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। सो mvr इज इक्वल टू nh/2π हमें अभी के लिए याद करना है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये कहाँ से आया, n तो आपको समझ आ गया होगा कि क्वांटाइज कर रहे हैं उसको इंटीग्रल मल्टीपल्स में। h/2π कहाँ से आया वो नहीं पता, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग बोहर।
उसके बाद हाई स्कूल मैथ का बेसिक यूज़ करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। बोहर की मदद से हम उसका एक एटम में एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और कुछ याद आएगा बता दूंगी। बट ये सब चीज़ें हम जो हैं वो निकाल सकते हैं, निकालना शुरू करते हैं। फर्स्ट चीज़ क्या करी, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड क्यों घूम रहा है, क्योंकि घूमने से आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है बाहर नहीं जा रहा, अंदर नहीं जा रहा, बस एक ही जगह पर घूम क्यों रहा है, क्योंकि उस घूमने की वजह से ये दो फोर्सेस आ गए और ये दोनों होते हैं इक्वल। तो बोहर ने क्या लिखा कि सेंट्रीफ्यूगल force for an electron is equal to centripetal force for an electron. This is force and centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 over R square। अगर आपको ये नहीं पता तो याद कर लो, इलेक्ट्रोस्टैट में आता है फिजिक्स की, पर ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग में थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें पता लगा था कि इसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 over R square और इसका फॉर्मूला होता है mv²/r। कहाँ से आया वी डोंट नो, बट फॉर नाउ फॉर दिस डेरिवेशन हम फिजिक्स में पढ़ेंगे इसको, वैसे कहाँ से आया पर अभी के लिए याद रखो। तो दिस इज द फॉर्मूला और ये दोनों होनी चाहिए इक्वल। r से मैं r काटूंगी, mv² इज इक्वल टू दिस चीज। ये चीज़ आई हमारे पास पहले, ये क्या निकला पता नहीं, पर दिस विल बी ये एक चीज़ है जो हमें आगे काम आएगी डेरिवेशंस में, ठीक है। ये चीज़ निकली। अब फाइंड करते हैं वेलोसिटी। mv² इज इक्वल टू K Q1 Q2 over R। तो मैं अगर R को यहाँ भेज दूँ, इट विल बी mv² R इज इक्वल टू K Q1 Q2। mv² R को मैं लिख सकती हूँ mvr इंटू v। mvr को मैं लिख सकती हूँ nh/2π, nh/2π इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू K Q1 Q2। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू K Q1 Q2 इंटू 2π ओवर nh। इसमें K कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है और 2π कांस्टेंट है। Q1 Q2 क्या है, यहाँ पर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। Q1 एंड Q2 ये हैं चार्जेस। बेसिकली ये जो हमने लिखा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने लिखा था K Q1 Q2 over R square। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, उसका फॉर्मूला है ये। लेट अस से यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है न्यूक्लियस और एक है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्शन हो रही है एक एटम में। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, Ze। Z इज द एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड E इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। एंड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, E, वेयर E इज 1.6 10⁻⁻⁹ 1.6 10⁻⁻⁹। साइन को इग्नोर करो, यहाँ माइनस होता है प्लस होता है, बट Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दिस इज Ze एंड दिस इज E। तो मैं यहाँ पर Q1 और Q2 को रिप्लेस करके लिख दूँ K Ze² 2π ओवर nh, ठीक है। Q1 Q2 को मैंने इन दोनों से रिप्लेस कर दिया। ये सेम रिप्लेसमेंट मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। Q1 Q2 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ Ze², ये आ गया। इससे हमारे पास आई वेलोसिटी। इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ Z और N है। वेरिएबल्स ये सारे कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, नंबर्स हैं ये बेसिकली, जिसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/N मीटर पर सेकेंड, बिकॉज हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। आई जस्ट चेक दिस नंबर, आई थिंक इट इज 2.1 ओनली, 2.18। यस दिस इज राइट, 2.18 इंटू 10⁻⁶ Z/N। ये कांस्टेंट है जो मैंने इसके लिए हमने कैलकुलेट करके निकाला है। तो फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ V इज इक्वल टू K² 2π/N, N नहीं है H है,
एच जेड बाय एन, जहाँ पर इसकी वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, फर्स्ट चीज आ गई हमारे पास वेलोसिटी। फटाफट से रेडियस फाइंड करते हैं। इससे निकालते हैं mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 रेडियस इज इक्वल टू nh बाई 2 n है 2 इंटू ओवर mv। v हमें पता है, v को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, r इज इक्वल टू nh बाई 2 इंटू m इंटू वेलोसिटी विच इज k e स्क्वायर 2 z आया h स्क्वायर 2 m k e स्क्वायर 2 ये है कांस्टेंट n स्क्वायर बाय z। ठीक है, ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में, रेडियस एंगस्ट्रॉम में निकाल रहे हैं, जहाँ पर इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट है दोबारा, इसकी वैल्यू है 0.529। ये वही सेम चीज है, मतलब ये। अब इस वैल्यू को बोलते हैं बोहर्स रेडियस। क्यों बोलते हैं? बोहर का रेडियस नहीं है, ये है कि अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम लूँ तो और उसका फर्स्ट शेल लूँ तो n इज 1, z इज ऑल्सो 1, तो सिर्फ ये कांस्टेंट की वैल्यू है द रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन। तो दिस इज इक्वल टू 0.529, मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन है ही 0.529। ठीक है, एंड व्हाई इज दिस कॉल्ड बोहर्स रेडियस? बिकॉज बोहर वर्कड मेनली ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक हाइड्रोजन। सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है लाइक हाइड्रोजन, तो उसने हाइड्रोजन पे काम करा, तो उसके लिए ये एक रेडियस होता है जिसका नाम रख दिया बोहर्स रेडियस। हमने आर भी फाइंड कर लिया, h स्क्वायर बाई 2 m k e स्क्वायर 2 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, वेयर इसकी वैल्यू इज 0.529। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? वेलोसिटी निकल गई, रेडियस निकल गया। अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, बाद में निकालते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r। ये आया कहाँ से? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने क्या करा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क की जगह एनर्जी डाल दे बिकॉज दे आर सेम। ठीक है, फोर्स की वैल्यू होती है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑल्सो मीट इन मीटर एंड r इज ऑल्सो इन मीटर। मैं इसको r लिख लेती हूँ बिकॉज दैट इज द डिस्टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। r से r कटेगा तो एनर्जी आई k q1 q2 over r which I have written here. So because this force was k q1 q2 over r square, energy is k q1 q2 over r, जिसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ k z e into e by r। पर यहाँ मैं क्या करूँगी, मैं सिंबल भी डालूंगी। where z e is the charge on a proton, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, e is the charge on an electron, तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो क्या बना, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आई होप तुम्हें पता लग रहा है यहाँ क्या हो रहा है। मतलब मैं अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इस फॉर्मूला में बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डालूंगी और शेल नंबर डालूंगी, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। रेडियस निकालना है, मैं नंबर ऑफ शेल नंबर डालूंगी और जेड डालूंगी, मुझे रेडियस मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो मैं वेरिएबल्स पुट करूँगी और मुझे मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ जो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर हमारे पास है जो हमारे काम आएगा, जो हमने पहले निकाला था। सो एम वी स्क्वायर हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। वन सेकेंड, ठीक है, हाफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो दिस प्लस दिस, इनको ऐड करेंगे तो टोटल एनर्जी आएगी
माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये आई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर इसको पुट करने से पहले हमें एक रिलेशन देखना है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी is half minus times of total energy, minus times of total energy. Potential energy is minus 2 times of kinetic energy. ये तीनों चीजें हमें याद करनी है। Potential energy is twice of total energy, kinetic energy is minus of total energy, and potential energy is minus 2 times of kinetic energy. Twice, माइनस एंड माइनस ट्वाइस। ठीक है, तो ये आ गया। हमें यही करना है। टोटल एनर्जी को हम और आगे लेके जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि एक बार टोटल एनर्जी कर लिया तो फिर हम उस रिलेशन से पोटेंशियल और काइनेटिक निकाल सकते हैं। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ दैट। सो हम अगर टोटल एनर्जी का निकाल लें फिर हम काइनेटिक और पोटेंशियल इजीली निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी मैंने यहाँ लिखा माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, आर को सब्सटीट्यूट कर लूँगी। आर तो हमने निकाला है यहाँ पर, माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर ओवर एच स्क्वायर इंटू 2 पाई एम के ई स्क्वायर 2 पाई आया। दिस इज एन स्क्वायर आएगा नीचे और यहाँ आएगा जेड। तो सब कुछ बेसिकली कांस्टेंट है। मैं देख लेती हूँ क्या कांस्टेंट नहीं है। के ई स्क्वायर लिख देना, के जेड ई स्क्वायर आएगा। मोस्ट पार्ट है कांस्टेंट एक्चुअली के ई स्क्वायर, और कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। मतलब ये कांस्टेंट मैं लिख दिया कि जो भी आएगा, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, बट कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जो है हमारा आ जाएगा टोटल एनर्जी। कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी है, विच इज 13.6 EV पर एटम। एक्चुअली इस कांस्टेंट को बोलते हैं RH, इसको बोलते हैं RH। जो आएगा ना यहाँ से उसको RH बोलते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ माइनस RH जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये जो पूरा कांस्टेंट बना जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को हट के, वो उसको हम लिखते हैं माइनस RH। तो RH की वैल्यू जो है वो है 13.6 EV पर एटम, या फिर 1312 इसका किलो जूल पर एटम था शायद, किलो जूल पर एटम। एंड वन मोर वैल्यू विच इज 2.178 into 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम। ठीक है, ये तीन वैल्यूज हैं। 13.6 EV पर एटम, 1312 किलो जूल पर एटम, 2.178 into 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम। याद रख लो दोबारा, 13.6 EV पर एटम, 1312 किलो जूल पर एटम, किलो जूल पर मोल है, सॉरी मोल, किलो जूल पर मोल, 2.178 into 10 raised to power minus 18 जूल पर एटम। तो ये तीन वैल्यूज हैं RH की, माइनस RH की नहीं, माइनस तुम्हें डालना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल एनर्जी को लिख देते हैं हम यहाँ पे माइनस RH जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये आ गया। लास्ट चीज़ जो हमें पता लगेगी इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग से, ये तीनों हमने कर लिए, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 over टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 over टाइम पीरियड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में घूम रहा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2 pi r के इक्वल, बिकॉज सरकमफ्रेंस है उस शेल का, तो दैट इज 2 pi r। इट इज 2 pi r बाय v इज द टाइम पीरियड। वेलोसिटी हमने निकाल रखी है, हम कर सकते हैं यहाँ से सब्सटीट्यूट, और r भी हमने निकाल रखा है तो हम कर देंगे सब्सटीट्यूट। r इज, आई थिंक ये h स्क्वायर है, h स्क्वायर over 2 pi m k e square 2 pi into
n square by z divided by velocity, which is nh k e square 2 pi z. यहाँ से कटा के आएगा हमारे पास कांस्टेंट इंटू n क्यूब बाय z स्क्वायर. कांस्टेंट तुम देख समझ गए होगे क्या आएगा कांस्टेंट. 2 पाई h स्क्वायर h 2 पाई m k e स्क्वायर 2 पाई k e, ये सब तो कांस्टेंट ही है. कांस्टेंट को बाहर निकाल के n क्यूब बाय z स्क्वायर आएगा. पर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम, तो आ जाएगा कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब. हाँ, मैंने कांस्टेंट का भी रेसिप्रोकल करा और फिर एक और कांस्टेंट आया, उसका इंटू जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब आ गया. इस कांस्टेंट की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15. दिस इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब. 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15. 6.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15. तो यहाँ लिख लो. ये निकल गए हमारी सारी चीज़ें. इससे हमें पता लगी फ्रीक्वेंसी भी. सो यू सी, हमने बस सब्सटीट्यूट करते गए एंड हमें एक एटम के बारे में सब कुछ पता लग गया जस्ट बाय हाई स्कूल मैथ्स. दिस इज द जीनियस ऑफ बोहर. हमें ये सब चीज़ें पता लग गई हैं. उसके बाद आई सी इफ देयर आर एनी मोर टॉपिक्स लेफ्ट. हाँ, एक आधी और चीज़ें हैं विच वील कवर इन द नेक्स्ट video. This was basically introduction to Bohr and mathematical modeling. आगे जाके we'll study a little about ionization energy, excitation energy and hydrogen line spectrum, which is also very very important. उसके बाद we'll make another video on Schrodinger model, which is the modern model. Thank you.